नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत के इनविजिबल टैंक प्रोजेक्ट के बारे में। साथ में कितने तेजस MK1A और तेजस MK2 आने वाले समय में आपको भारतीय वायुसेना के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और क्या आदित्य लेजर वेपन का इस्तेमाल एम का यानी कि जो कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में रशिया और इंडिया के अभी क्या रिलेशन चल रहे हैं, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय क्या भारत को सबमरीन को पहले शामिल करना चाहिए अपनी नेवी में। और साथ में राफेल वर्सेस सुखोई 30 MKI की हम BVR मिसाइलों का भी हम इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, कौन सी मिसाइलें ज़्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ जाता है अभिषेक कुमार जी की तरफ से, और हिंदी पोर्टल जी की तरफ से भी इन्होंने एक ही सवाल किए थे। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इनविजिबल टैंक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए अभिषेक जी और साथ में हिंदी पोर्टल जी, टेक्नोलॉजी में अब तक सबसे आगे PL01 टैंक है। और दोस्तों साथ ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टेल्थ सुपर स्टेल्थ जो टैंक आप इसे कह सकते हैं, और इसे जो BAE सिस्टम है उसने बनाया है। और साथ में इन सब खूबियों से जो भारत का T-72 टैंक है वो भी लेस है। हालांकि वो PL01 जितना स्टेल्थ तो नहीं है, लेकिन वो उस तरह की खूबियों से लेस है। और दोस्तों साथ में भारत का खुद के प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, पहले भारत ने अर्जुन MK1 बनाया था, तो वो एक तरह से फेलियर प्रोजेक्ट रहा। जो भारतीय नो आर्मी है उसने भी उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो अर्जुन MK2 होगा उसमें कुल 93 अपग्रेड्स किए जाएंगे, और साथ में 13 बड़े इंप्रूवमेंट उसमें किए जाएंगे, ताकि वो भी एक जो है आने वाले समय में एक स्टेल्थ जो टैंक बनकर उभरे। और दोस्तों इनका इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा कम किया जाएगा, इनके ऊपर भी एक तरह की कोटिंग की जाती है। जो इनका फ्रेम होता है यानी कि जो डिज़ाइन होता है उसमें भी बड़े चेंजेस किए जाते हैं। साथ में दोस्तों सबसे मेनली जो चीज़ होती है, इनका जो इंफ्रारेड होता है उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इससे जो रडार वेव्स होती हैं वे टैंक को नहीं पकड़ पाती हैं। और साथ में इनको खास तौर पर रात में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों भारत के पास अर्जुन MK2 ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ तो नहीं होने वाला है, लेकिन वो PL01 का सामना तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे मतलब कि कम भी नहीं होगा। और दोस्तों T-72 की टक्कर का आप उसे मान सकते हैं, हालांकि उससे तो ज़्यादा ही अपग्रेड उसे किया जाएगा, क्योंकि कुल 93 अपग्रेड्स किए जाएंगे जिनमें 13 मेजर इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है किशन जसवर जी की तरफ से, प्लीज लेट अस नो दैट हाउ मच स्क्वाड्रन तेजस MK2 एंड तेजस MK1 IF इज गोइंग टू ऑपरेट इन फ्यूचर। तो देखिए दोस्तों भारत कितने आने वाले समय में तेजस MK2 और तेजस MK1 इस्तेमाल करने वाला है, इसको ऐसे समझते हैं। तेजस MK2 पर खास तौर पर इसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये MiG-21, जैगवार, MiG-29 और साथ में MiG-29 जो UPG है एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और साथ में मिराज 2000 को रिप्लेस कर सके। तो दोस्तों देखिए भारतीय वायुसेना के पास लगभग 54 के पास MiG-21, 118 जैगवार और 65 MiG-29 UPG और साथ में 45 मिराज 2000 और इसके बाद दूसरे फाइटर जेट भी हैं। तो इन सबको रिप्लेस करने के लिए भारत को 123 तेजस MK1 और 83 तेजस MK1A जिनका ऑर्डर एक तरह से क्लियर हो चुका है, और साथ में तेजस MK1 के जो 40 ऑर्डर हैं और भी, तो उनको भी भारत ने क्लियर कर दिया है। तो ऐसे में तेजस MK2 की 15 स्क्वाड्रन आपको देखने को मिल सकती है, और जो 11 स्क्वाड्रन आपको देखने को मिल सकती है MK1A की। तो दोस्तों ये इस तरह से भारत अपने आने वाले समय में टोटल जो तेजस है उसकी 25 के आसपास जो स्क्वाड्रन है उन्हें ऑपरेट करने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर MMRCA आ जाती है तो उससे भी कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर दिया जाएगा, लेकिन जो मेनली तो भारत आने वाले समय में तेजस MK2 से अपने जितने भी फाइटर जेट है उनको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कंसर वस्तल जी की तरफ से, एम का MK2 में आदित्य लेजर वेपन लगेगा और वो कितने गीगावाट का होगा, इंडिया कब तक अनमैन्ड और जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसे बना लेगा। तो देखिए दोस्तों जो एम का एक मार्क 2 वेरिएंट बनाया जाएगा जिसमें लेजर वेपन लगाया जाएगा, क्योंकि वो 6th जनरेशन का होगा। तो देखिए वो आएगा 2035 तक, और भारत आने वाले मतलब 2024 तक अपना आदित्य लेजर वेपन एक तरह से पूरी तरीके से उसे
डेवलप कर लेगा। लेकिन दोस्तों जो आदित्य लेजर वेपन होने वाला है वो एक तरह से ट्रक माउंटेड होने वाला है, तो वो बहुत बड़ा सिस्टम रहेगा और उसे आने वाले समय में इतना छोटा कर पाना भी एकदम से पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी टाइमलाइन के अंदर भारत उसे कर ले। लेकिन भारत उसके लिए एक अलग से सिस्टम बना सकता है और साथ में पॉसिबल भी है कि भारत इसे ही मतलब कि इतना साइज में छोटा कर ले और साथ में एक फाइटर जेट से इसे इतनी थ्रस्ट या जो एनर्जी है वो दे सके कि ये लेजर को जो है जनरेट कर सके। और दोस्तों रही बात अनमैन्ड टेक्नोलॉजी की, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत NRUAV बना रहा है, साथ में RUAV भी बना रहा है जो कि अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की तरह होने वाले हैं और साथ में भारत स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत जल्द से जल्द जो अनमैन्ड टेक्नोलॉजी है उसको बना लेगा। और दोस्तों साथ में अब प्राइवेट सेक्टर भी जो अनमैन्ड टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ी मदद भी करने लगा है, लेकिन 2025 तक ही हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो प्राइवेट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है, साथ में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है और भारत ने वो पहले नहीं दिया, तो इस तरह से भारत को अब डिले इसमें सहना पड़ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है न्यू तक और अभिषेक जी की तरफ से। इन दोनों ने यही कहा है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है उनके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये कहेंगे कि अब भी भारत के जो रिलेशन है वो रूस के साथ जो 1971 के हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अब जो रूस है वो पैसे के लिए या अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए और साथ में अमेरिका जैसी इतनी बड़ी महाशक्ति को टक्कर देने के लिए वो डिपेंडेंट होता जा रहा है चीन पर। और वे एक तरह से एक अलायंस भी बना रहे हैं जिसमें चीन और साथ में ईरान और जो तुर्की है और रूस खुद हो गया और अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उनको वे एक तरह से शामिल करेंगे, तो भारत तो उस ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो रिलेशन है वे भारत के बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। भारत अब भी अपनी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उनको ज्यादातर रूस से पूरा करता है जो भारत इंपोर्ट करता है। और दोस्तों साथ में भारत ने रूस के साथ 226 कमाओ हेलीकॉप्टर की डील भी कर रखी है, 12 सुखोई 30 के ऑर्डर दे रखे हैं, 21 मिग 29 के साथ जो डिफेंस डील है वो 16 से 18 बिलियन की जो भारत और रूस के बीच है वो एक तरह से व्यापार होता है। हालांकि बड़े सिस्टम का व्यापार नहीं होता है, जो डिफेंस डील है वे अब मान लीजिए एमिनेशन है यहाँ तक सीमित रह गई है, क्योंकि अब या तो भारत अपने जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उनको खुद पूरा करने लग गया है जैसे नेवी की, तो अब ज्यादातर जो वेपन्स है वे भारत खुद बनाने लग गया है। और दोस्तों साथ में भारत ने S-400 के लिए भी जो रूस है उसको 800 मिलियन पे कर दिए हैं और साथ में एडवांस में पे किए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रूस अब भी हमको समर्थन नहीं करता है। और फ्रांस की बात रही तो देखिए दोस्तों, अब भी भारत अपनी जो ज्यादा डिफेंस डील है मैंने आपको बता दिया कि वो रूस के साथ करता है, तो ऐसे में फ्रांस की वजह से भारत और रूस के जो रिलेशन है वो वे कभी भी खराब नहीं होंगे और ना ही आज तक हुए हैं। और रही बात एक और कि अब भी रूस कई बार जो प्रस्ताव होते हैं भारत के खिलाफ वो अब भी अपनी पावर के दम पर उन्हें गिरा देता है, लेकिन रूस को भी अपना फायदा देखना है, उसको भी अब मैदान में टिके रहना है, तो इस कारण से उसे जो चीन है उसके साथ एक तरह से जाना पड़ता है। जबकि जो आपको पता है कि रूस को ये सब पता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे ज्यादा पैसे कमा लेता है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी उसको देता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से भारत और रूस के रिलेशन अच्छे हैं अभी, क्योंकि रूस को भारत की जरूरत है, भारत को अब रूस की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस के तौर पर भारत के पास बेटर ऑप्शन अब आ गए हैं, लेकिन उस समय तक नहीं थे। लेकिन रूस के पास अब कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो भारत को छोड़कर चीन के सिवा कहीं जा सके। तो ऐसे में भारत और रूस के रिलेशन अब भी चलने वाले हैं, आप ये मानकर चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जो दिलीप भास्कर जी है इनकी तरफ से, विच ऑप्शन द इंडियन नेवी शुड ऑप्ट फॉर अनदर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 to 6 नंबर ऑफ एसएसएन क्लास सबमरीन स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स। तो देखिए दोस्तों, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय क्या भारत को जो सबमरीन है 5 से 6 एसएसएन क्लास की जो शामिल कर लेनी चाहिए। तो देखिए इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी, तीसरा सबसे बड़ा बजट है भारत के पास, फिर भी भारत को एक तरह से बजट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मन को डराने और एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपको पता है अमेरिका के पास कितने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल अटैक के लिए इतना खास नहीं करता है, वो केवल दबदबा बनाने के लिए और बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। तो वहीं पर अगर आप कंपेयर करते हैं इसे सबमरीन को, तो देखिए दोस्तों अलग प्लेटफॉर्म है सबमरीन भी, इससे मिसाइल्स को एक तरह से लॉन्च किया जाता है और ये
चुपके से दुश्मन की जो टेरिटरी है वहां पर घुसकर उसके जो नेवल एसेट्स है या दूसरे जो बेस वगैरह है उनको ये निशाना बना सकती है। लेकिन ये गुपचुप तरीके से दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसको मतलब कि तबाह कर देती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेयर करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो वो सरेआम एक तरह से दुश्मन पर हल्ला बोलता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसको निशाना बनाना भी थोड़ा आसान रहता है। लेकिन भारत को इन दोनों की कॉस्ट की वजह से मेरा मानना है कि सबमरीन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो दोनों शामिल करनी चाहिए। आने वाले समय में चाइना भी 10 एयरक्राफ्ट को शामिल करने का इरादा रखता है। इसके बाद अमेरिका भी 10 एयरक्राफ्ट और बनाने वाला है, सुपर कैरियर होंगे ये भी, जो कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के होने वाले हैं। तो ऐसे में भारत को बजट इशू की वजह से ये सामना करना पड़ रहा है कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन में किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ रहा है। तो भारत को जल्द से जल्द अपने डिफेंस बजट को या अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। देखिए भारत का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, आप देखिए रूस का डिफेंस बजट हमसे कितना कम है, लेकिन उनकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो और मजबूत है। तो वो इस कारण से अपने इतने छोटे डिफेंस बजट में भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द भारत को अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। तो दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो आ जाता है आयुष्मान गुप्ता जी की तरफ से, SU-30 MKI BVR मिसाइल वर्सेस राफेल BVR मिसाइल विद रेंज। तो देखिए दोस्तों दोनों की BVR मिसाइल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम यहां पर कंपेयर करते हैं जो रूस की और साथ में राफेल की मिसाइल है BVR क्लास की। तो देखिए R-77 जो कि सुखोई 30 MKI की मिसाइल है। तो देखिए दोस्तों इसकी रेंज 80 से 195 किलोमीटर है, यानी कि 195 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड 4 मैक है। साथ में ये अमेरिकन M120 को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। और बात करें इसकी लेंथ की तो 3 मीटर, और साथ में ये 175 किलोग्राम की एक मिसाइल है। तो देखिए दोस्तों एक बेटर मिसाइल है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं मीटियोर मिसाइल से जो कि 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, हालांकि रेंज तो कम है, लेकिन इसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर है, जो कि किसी भी मौजूदा मिसाइल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ में दोस्तों ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जो कि एमबीडीए ग्रुप है उसकी मिसाइल है। तो जो रशियन मिसाइल है उनको जैम करने के लिए एक से एक आज की तारीख में सिस्टम बन चुके हैं, लेकिन अब तक रिकॉर्ड रहा है कि इतना कुछ खास एमबीडीए मिसाइल को जो किसी भी देश ने जैम नहीं किया है। इसके बाद हमारा जो सुखोई 30 MKI है उसमें हमारी जो इंडिजिनस मिसाइल है अस्त्रा IR, जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, लेकिन इसकी स्पीड 4.5 मैक है। साथ में इसका वेट 154 किलोग्राम और इसकी लेंथ 3.5 मीटर है। हालांकि साइज में थोड़ी सी बड़ी है ये दूसरी मिसाइलों से, लेकिन एक बेहतरीन मिसाइल है। और साथ में दोस्तों इसमें इसके बाद जो राफेल है उसमें माइका मिसाइल लगती है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है और साथ में 4 मैक इसकी स्पीड है। तो देखिए दोस्तों जो रशियन मेड मिसाइलें होती है वे होती तो अच्छी है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के देश है यानी कि एमबीडीए ग्रुप जो बनाता है, उन्होंने रशियन मिसाइलों को एक तरह से जैम करना सीख लिया है, जबकि रूस के पास अभी कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो यूनियन के एमबीडीए ग्रुप की मिसाइलों को जैम कर सके। और साथ में इसका जो बड़ा कारण है वो है फंड्स। आपको पता है कि एमबीडीए एक बड़ी कंपनी है और उसको अच्छे खासे फंड्स मिलते हैं, जबकि जो रशिया है वो अपनी कंपनीज को अब इतने ज्यादा जो फंड है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी उसे अब अलाउ नहीं करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो पे एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए, तो फटाफट से जाइए लाइक का बटन दबा दीजिए, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। आप वहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनको 110% आंसर करूंगा अपनी जो Q&A वीडियो होगी उसमें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।